नौजवान लड़का अपनी माँ से कहता है कि माँ, आज मुझे जॉब मिलने वाली है। उसके बाद पैसे ही पैसे होंगे, मैं ढेर सारा पैसा कमाऊंगा और फिर मैं अपनी शादी भी कर लूंगा। अब माँ खुश होती है और कहती है, ठीक है बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, जल्दी लौटना और खुशखबरी सुनाना। लेकिन साथियों, वो लड़का घर से निकलता है लेकिन घर लौट कर नहीं आता है। दरअसल साथियों, उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है और कत्ल ऐसा किया जाता है कि उसकी पूरी शरीर भी पुलिस को नहीं मिल पाती है। मिलता है तो सिर्फ उसके पैर। इतनी खतरनाक तरीके से उस लड़के का कत्ल किया जाता है कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो नमस्कार प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विशु वारदात तक की एक बेहद ही खौफनाक और सच्ची घटना के साथ। साथियों, कहानी की शुरुआत करें उससे पहले जितने भी हमारे प्यारे साथी चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़िए विशु वारदात तक के इस छोटे से परिवार से। अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। अगर कहानी अच्छी लगी तो अपना कमेंट कर राय भी दीजिए, क्योंकि जितने भी साथी कमेंट करते हैं, अपनी राय देते हैं, तो उनका नाम मैं वीडियो के लास्ट में ज़रूर लेता हूँ। साथियों, आते हैं आज की कहानी पर। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद की। गाज़ियाबाद में एक थाना लगता है, नंदग्राम थाना। नंदग्राम थाने के अंतर्गत एक कॉलोनी आती है, राजनगर कॉलोनी। राजनगर कॉलोनी में एक लड़का 23 अगस्त को अपने घर से यह कहकर निकलता है कि वह जॉब के लिए जा रहा है, बहुत जल्द उसे एक जॉब लगने वाली है। लेकिन शाम हो जाती है, रात हो जाती है, वह लड़का लौट कर नहीं आता है। अब उसके पिता को घबराहट होने लगती है, टेंशन होने लगती है, तो वह अपने बेटे को फ़ोन करता है, लेकिन फ़ोन बंद आ रहा था। इधर पिता की घबराहट बढ़ने लगती है, तो अपने रिश्तेदारियों में फ़ोन करता है, उसके दोस्तों के पास फ़ोन करता है, हर उस जगह फ़ोन करता है जहां उसे यह समझ आ रहा था कि वहाँ उसका लड़का गया होगा। लेकिन 2 दिन बीत जाते हैं, कहीं कुछ पता नहीं चलता है। फिर एक पिता पहुंचता है पुलिस स्टेशन। वहां पहुंचने के बाद अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है और बताता है कि साहब, मुझे शक है कि मेरे लड़के का अपहरण कर लिया गया है। अब पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है, सीसीटीवी फुटेज खंगालती है, फ़ोन नंबरों को, जितने भी उस लड़के जिसका नाम जो है तरुण रहता है, तरुण के नंबर को कॉल ट्रेस पे लगाती है और उस पर जितने भी नंबर से फ़ोन आए थे उन नंबरों को सर्च लांच पे लगाती है। अब इधर पुलिस को एक अहम जानकारी मिलती है, करीब 2 से 3 लोगों को पुलिस गिरफ्तार करती है। और साथियों, जब गिरफ्तार करती है तो उन 3 लोगों ने जो कहानी बताई उसे सुनकर पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। और फिर न्यूज़ मीडिया के माध्यम से जिन लोगों ने भी इस घटना को सुना, उनके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वह भी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हमारे समाज में क्या क्या चल रहा है। दरअसल साथियों, इस कहानी की शुरुआत होती है आज से ठीक 2 साल पहले। आज से 2 साल पहले एक व्यक्ति जिसका नाम अंकित रहता है, अंकित की शादी गाज़ियाबाद के ही एक क्षेत्र में एक बेहद खूबसूरत महिला के साथ होती है। अंकित बेहद अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ काफ़ी खुश था। लेकिन उसकी एक साली भी रहती है जिसका नाम अंजलि रहता है। अब इधर आते जाते अंजलि से हंसी मजाक करते करते इधर अंकित का दिल लग जाता है। और जब दिल लग जाता है अपनी साली के साथ, तो साली भी अब अपने जीजा को पसंद करने लगती है। लेकिन इसी दौरान अब उसके घर वाले, यानी कि अंजलि के घर वाले, उसके माता पिता अंजलि की भी शादी तय कर देते हैं। इधर शादी तय हो जाती है तो जीजा को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वो परेशान होने लगता है कि अब तो उसकी शाली अपने घर चली जाएगी। लेकिन इसी दौरान अंजलि की शादी भी हो जाती है और जीजा देखता रहता है। अब इधर जीजा काफ़ी परेशान था कि अब उसकी साली से मुलाकात शायद न हो पाए। लेकिन अब इधर जो अंजलि रहती है वो अपने पति के साथ कुछ महीनों तो ठीक ठाक रहती, खुश रहती। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, अंजलि अपनी जीजा से फ़ोन पर बातें करने लगती है। अब फ़ोन पर जीजा से बातें करने लगती है तो अक्सर कर अब उसके परिवार में, यानी कि अपने पति के साथ मतभेद होने लगते हैं। अब जीजा से बात करते हुए देख उसका पति उसे मना करने की पूरी कोशिश करता है कि अपने जीजा से बातचीत कम कर दो, यह रिश्ता सही नहीं है, जो तुम कर रही हो यह सही नहीं है। लेकिन साथियों, अंजलि अपने जीजा के प्यार में बेकरार थी, मोहब्बत में बिल्कुल डूब चुकी थी। उसे अपने पति की बात बिल्कुल नमक की तरह, मिर्च की तरह लगती थी।
यानी कि उसे अपने पति की बात पसंद नहीं थी। अब वो अपने पति से झगड़े करने लगती है, नोक झोंक करने लगती है। अब दोनों के रिश्ते बिल्कुल खराब होने लगते हैं। इधर अब अपने पति के पास कम और अपने मायके ज़्यादा रहने लगती है। तो करीब मायके में 10 दिन रहती तो 2 दिन अपने जीजा के घर रहती थी। इधर जीजा अपने ससुराल अपने साली अंजलि से मिलने के लिए जाता था और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। प्रेम संबंधों में बिल्कुल जुड़ चुका था। इधर साली को भी अच्छा लग रहा था जीजा के साथ और उधर ससुराल से अंजलि का रिश्ता काफ़ी खराब होता गया, बिगड़ता गया। और इधर अंजलि अपने जीजा के साथ काफ़ी खुश थी। लेकिन कुछ ही दिन गुजरता है, उसी क्षेत्र में एक लड़का रहता है पवन। पवन के साथ अब उसकी गहरी दोस्ती हो जाती है। जब गहरी दोस्ती हो जाती है तो अब बातचीत धीरे धीरे आगे बढ़ती है। अब एक शादीशुदा महिला अंजलि अब पवन के साथ प्रेम संबंधों में बंध जाती है। अब इधर पवन के साथ जब प्रेम संबंधों में बंध जाती है तो पवन भी अब उसके खर्चे उठाने लगता है और इधर वो अपने पति से बातचीत करना बंद कर देती है। पति भी अंजलि से बिल्कुल मनमुटाव रखता था, बहुत कम बातें करता था, बहुत कम ससुराल जाता था। अब इधर ससुराल वालों से लगभग रिश्ता खत्म सा हो चुका था। लेकिन इधर जीजा के साथ आए दिन प्रेम संबंधों में वह जुड़ी रही, घंटों घंटों बातें करती। अब समय बीतता गया। इधर पवन के साथ प्रेम संबंधों में जुड़कर एक दिन पवन उसे लेकर होटलों में जाता है। अब होटल में ले जाने के बाद उसके साथ समय व्यतीत करता है। अब इधर वो पवन से इतनी खास नज़दीकियाँ उसकी बढ़ जाती है, वो बेहद मोहब्बत करने लगती है। पवन भी उसे मोहब्बत करने लगता है। लेकिन एक दिन एक और लड़का जिसका नाम तरुण रहता है, तरुण अंकित यानी कि उसके जीजा का रिश्तेदार रहता है। एक दिन अपने जब अंकित के घर रिश्तेदार के घर जाता है तो अंकित उसे कहता है कि एक काम करो, आओ मैं तुम्हें आज अपने ससुराल लेके चलता हूँ। अब इधर तरुण भी तैयार हो जाता है। तरुण तैयार हो जाता है अंकित के ससुराल जाने के लिए। अंकित तरुण को लेकर अब अपने ससुराल जाता है। जैसे ही ससुराल जाता है अब इधर हट्टा कट्टा नौजवान गोरा चिट्टा लड़का तरुण जैसे ही उसके ससुराल पहुंचता है, उसकी साली पानी वगैरह पिलाने के लिए लेकर आती है। तब तो उसकी साली सामने बैठे हुए तरुण को देखती है तो वो मुस्कुराने लगती है। अब यह सब कुछ देखकर तरुण भी उस पर फिदा हो जाता है। यानी कि अब अंजलि तरुण को पसंद करने लगती है और तरुण भी अंजलि को पसंद करने लगता है। अब दोनों मोहब्बत में बिल्कुल टूट सा जाते हैं, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। इधर धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन उसके जीजा को पता चलता है कि तरुण से अंजलि बातें करती है। अब इधर उसका जीजा जलन रखने लगता है। अब तरुण को कभी भी अपने पास नहीं बुलाता था, न ही उसको लेकर ससुराल जाता था। अब इधर उसके जीजा अंकित को ये पता था कि अगर वो कहीं ना कहीं तरुण को मना करने की कोशिश करेगा तो उसके कहीं ना कहीं पोल खुल जाएंगे। अब इस बात से वो अपने परिवार को बचाने के लिए उसका जीजा अंकित कहीं इस बात की चर्चा भी नहीं करता था। और इधर अंजलि अब तरुण से घंटों घंटों बातें करती, उधर पवन से बातें करती। एक दिन जब तरुण से बातें कर रही थी तो उसी समय उसी दौरान पवन भी फ़ोन करता है तो कॉल वेटिंग में जाने लगता है। अब इधर नई नई मोहब्बत शुरू हुई थी। अंजलि अब उस तरुण के प्यार में बिल्कुल बेकरार थी। अब इधर बातचीत करने लगती है और बिल्कुल पवन को अलग ही रखने लगती है, यानी कि उससे बहुत कम बातें करती थी। इधर पवन काफ़ी परेशान होता है, फिर मिलने के लिए अंजलि के पास जाता है, अंजलि से बातचीत करता है। तो अंजलि से जब वो पूछता है कि तुम किसी से बातें करती हो तो वो बताती है कि वो अपने जीजा से बातें कर रही थी। अब पवन को यह भी बात नागवार गुजरती है। वो कहता है कि ठीक है, जीजा से बातें करना कम कर दो। अब इधर पवन काफ़ी बेकरार था, उसके लिए काफ़ी परेशान होने लगता है। एक दिन पवन उसके जीजा के ही साथ था, तभी पता चलता है कि फिर उसका फ़ोन वेटिंग में है। अब उसे शक होता है कि कहीं ना कहीं वो किसी और से बातें कर रही है। फिर जब पवन उसे फ़ोन करता है तो अंजलि कहती है कि वो अपने पति से बातें कर रही थी। अब इधर पति से बातें कर रही थी तो पवन कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। समय बीतता गया। एक दिन पवन देखता है कि उसकी प्रेमिका अंजलि किसी व्यक्ति के साथ घूम रही है। अब वो पता लगाता है तो पता चलता है कि वो कोई और नहीं, इंटीरियर डिजाइनर तरुण है और उसी के साथ वो प्रेम संबंधों में है। अब जो दोनों की रहन सहन थे अंजलि और तरुण के, उसको देखकर पवन को साफ पता चल जाता है कि दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम संबंधों में हैं। अब इधर तरुण अंजलि को लेकर होटलों में जाता
कभी रेस्टोरेंटों में जाता तो कभी पार्कों में जाता, बिल्कुल उसके साथ जीने मरने की कस्में खाता था, लेकिन कोई काम धाम कर नहीं पाता था। जब भी शादी की बात करता था तो अंजलि कहती थी कि पहले मुझे अपने पति को छोड़ना होगा, फिर तुम्हारे साथ शादी करना होगा, और तुम जॉब वगैरह करते तो मैं तुमसे शादी कर लेती, पहले तुम्हें जॉब करना होता। अब इधर तरुण जॉब की खोजबीन करता है, लेकिन कहीं भी तरुण को कोई जॉब नहीं मिल रही थी। अब इधर तरुण भी परेशान रहने लगता है। तभी तरुण बिल्कुल उसके जीजा की मोहब्बत और उसके एक और प्रेमी पवन की मोहब्बत से अनजान था। उसे ये पता था कि अंजलि जो शादीशुदा महिला है वह सिर्फ तरुण को बेपनाह प्यार करती है। इधर कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती तो अंजलि कभी कभी तरुण की मदद भी कर दिया करती थी। इस वजह से तरुण उसे बेपनाह चाहने लगा था। उसकी दीवानगी जो थी सर चढ़कर बोल रही थी। समय बीतता गया। एक दिन जब उसका जीजा ससुराल जाता है और फिर अंजलि के साथ समय व्यतीत करना चाहता था तो वह देखता है कि तरुण का फ़ोन आ रहा है। अब बार बार तरुण के फ़ोन आने से वो अपनी साली से पूछता है कि तुम्हारा तरुण के साथ क्या रिश्ता है। अब साली मजबूर हो जाती है और अपने जीजा को बताती है कि तरुण उसे बार बार परेशान करता है, उससे मोहब्बत करता है, शादी करना चाहता है। इधर पवन भी काफ़ी परेशान रहने लगा था। अब उसे भी चिंता हो रही थी कहीं अंजलि और तरुण की मोहब्बत में वो उससे दूर ना हो जाए। अब जीजा और पवन यानी कि उसका प्रेमी काफ़ी परेशान थे। अब इधर बार बार दोनों जिद करते, अंजलि से कहते कि अंजलि तुम अपने प्रेमी तरुण को भूल जाओ, अपने जीजा को छोड़ दो। यह बात पवन कहता। उधर जीजा कहता कि तुम किसी से बातें करती हो तो बिल्कुल छोड़ दो, वरना अच्छा नहीं होगा। अब इधर अंजलि दोनों की मोहब्बत से काफ़ी परेशान हो जाती है। अब इधर पवन का दबाव और उधर उसके जीजा का दबाव काफ़ी परेशान करता था अंजलि को। अब अंजलि काफ़ी सोच में पड़ जाती है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसी दौरान वो तरुण को फ़ोन करती है और तरुण को मिलने के लिए बुलाती है। तरुण मिलने के लिए जाता है तो अंजलि उससे कहती है कि देखो मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगी, मैं खुद शादीशुदा हूँ। अब इधर तरुण बार बार दबाव बनाने लगता है कि देखो मैं तुम्हें बेपनाह प्यार करता हूँ, शादी मैं तुमसे करना चाहता हूँ, तुम अपने पति को छोड़ दो। लेकिन अंजलि मना करती है कि नहीं, मैं अपने पति को नहीं छोड़ सकती। अब इधर वह वहाँ से घर चली जाती है। जैसे ही साथियों घर जाती है फिर उसका जीजा उसे फ़ोन करता है और बातचीत करता है, वो सारी बात बताती है। लेकिन जैसे ही रात होती है तरुण को नींद नहीं आ रही थी। तरुण परेशान होता है और फिर से अपनी प्रेमिका को फ़ोन करता है। अंजलि से बातें करता, हाथ पैर जोड़ता कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, आज तक तो तुम मुझसे शादी करने की बातें करती थी, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि अब तुम मुझे छोड़ना चाहती हो। अब इस पर अंजलि काफ़ी परेशान हो जाती है, फ़ोन कट कर देती है। अब अगले दिन यानी कि 23 अगस्त को अंजलि एक कमरे पर जाती है। उस जगह लगती है मोटर इलाके में गाज़ियाबाद के। वो जाती है और उसे फ़ोन करती है एक अननोन नंबर से फ़ोन करती है तरुण को और अपने कमरे पर आने के लिए जो जगह मोटर इलाके में रहता है उसका एड्रेस भेजती है, वहाँ आने के लिए कहती है। इधर तरुण अपने घर वालों से कहता है कि आज उसे काम मिलने वाला है, उसे जॉब लगने वाली है उसकी, अब उसे ढेर सारा पैसा आने वाला है। और अंजलि उसे काम के बहाने मिलने के लिए कमरे पर बुलाती है। इधर जैसे ही तरुण अपने कमरे पर साथियों उसके दिए हुए एड्रेस पर पहुंचता है, पहुंचने के बाद जैसे ही अंजलि दरवाज़ा खोलती है वो अंदर दाखिल होता है। और जैसे ही अंदर दाखिल होता है कमरे में 6 से 7 लोग मौजूद रहते हैं और उसकी पीट कर हत्या कर देते हैं। और वह हाथ जोड़ता रहा, रोता रहा, लेकिन ना उसकी रोने की आवाज़, ना उसकी चीखें किसी को सुनाई देती है और ना ही कोई उसे बचाना चाहता था। जितने लोग अंदर मौजूद थे सब सिर्फ उस पर लाठी डंडों से, चाकुओं से वार करते गए। अब इधर अंजलि चुपचाप खड़ी होकर अपने प्रेमी की मौत को, पिटाई को देख रही थी। अब प्रेमिका के सामने ही प्रेमी तरुण की हत्या कर दी जाती है। अब इसके बाद बाहर पार्क में उन अपराधियों के, उन दरिंदों के, उन हत्यारों के एक 4 व्हीलर खड़ी रहती है। इधर रात होता है, इंतज़ार करते हैं और इंतज़ार करने के बाद जो 6 लोग थे यानी कि उसका जीजा और उसका जो प्रेमी रहता है पवन, दोनों मिलकर उसके 4 साथियों के साथ उसकी हत्या करते हैं। और साथियों हत्या करने के बाद अब उसके 3 टुकड़े करते हैं, यानी कि
सर अलग करते हैं, धड़ अलग करते हैं और पैर अलग करते हैं और उसके बाद 3 बोरियों में भरते हैं। भरने के बाद रात को वो अपने 4 व्हीलर में डालकर 3 अलग अलग जगह नहरों में उसे फेंक देते हैं। अब फेंकने के बाद जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, आराम से सब अपने अपने घरों में चले जाते हैं। अब घरों को चले जाते हैं। 2 दिन गुजर जाता है। तरुण का पिता घर में अपने बेटे के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन जब कहीं से कुछ पता नहीं चलता है तो वह रिश्तेदारों को फ़ोन करता है, उसके दोस्तों को फ़ोन करता है, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। अब पिता उसका जो है परेशान होता है तरुण का, और पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वहां जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है, अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराता है। अब पुलिस सर्विलांस पर उसका नंबर लगाती है तरुण का, और जितने नंबर से फ़ोन आए थे सारे नंबरों को सर्विलांस पर लगाती है तो पता चलता है कि उस रात एक अननोन नंबर से सुबह एक अननोन नंबर से फ़ोन किया गया था और उसके पहले अंजलि से भी बातें हुई थी। अब इधर पुलिस सीसीटीवी फुटेज की भी मदद लेती है तो जिस जगह पर कत्ल हुआ था उसके आसपास तरुण जाता हुआ दिखाई देता है। अब उस जगह पर जो टावर की लोकेशन थी उस समय कई नंबर चालू थे, यानी कि 3-4 जो और अपराधी थे उसके जीजा और प्रेमी पवन का नंबर चालू था। अब पुलिस उनको भी गिरफ्तार करती है और अंजलि को भी गिरफ्तार करती है। अंजलि से पूछताछ होती है तो अंजलि साफ साफ मना कर देती है, लेकिन पुलिस जब उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाती है उस वक्त तुम भी वहाँ मौजूद थी जिस दिन वो यहाँ पर आया हुआ था। अब इधर अननोन नंबर से फ़ोन आया था, उस नंबर को पुलिस पता नहीं कर पाती है, लेकिन जब पुलिस तीनों लोगों से पूछताछ करती है तो तीनों के तीनों बताते हैं कि अंजलि कहती है कि वो मेरे जीजा के साथ नाजायज़ संबंध है और मेरा प्रेमी पवन के साथ भी संबंध है और मैं अपने पति से काफ़ी नाराज़ रहती हूँ। इस वजह से मैंने तरुण की हत्या करवाई। तरुण मुझ पर शादी का दबाव बना रहा था। अब इधर पुलिस पूछती है कि ठीक है, आखिर तुमने कत्ल करने के बाद उसकी बॉडी को कहाँ फेंका? तभी एक ऐसी हकीकत उसका जीजा अंकित बताता है कि उसके 3 टुकड़े करके हमने 3 अलग अलग नहरों में फेंक दिया है। अब इधर पुलिस जब यह बात सुनती है तो सन्न रह जाती है। अब तीनों को लेकर पुलिस ये पूछती है कि एक व्यक्ति को मारने के लिए तुम 3 तो काफ़ी नहीं थे, और कौन कौन था? तभी पता चलता है कि 3 और लोग थे, जिनमें मनोज और दीपांशु, जीतू और 6 लोग टोटल मिलकर उसकी हत्या किए थे और लाश को ठिकाने लगाया था। अब पुलिस सिर्फ अंजलि और पवन और उसके जीजा को गिरफ्तार करती है, बाकी तीनों फरार हो जाते हैं। अब पुलिस जब उस नहर में जाकर बॉडी की तलाश करती है तो एक नहर में सिर्फ उसके पैर मिलते हैं। बाकी पुलिस 2 नहरों में तलाश करती है, लेकिन अभी तक उसके पूरे शरीर का हिस्सा कोई भी मिल नहीं पाया है, सिर्फ पैर मिले हैं। पुलिस डीएनए टेस्ट कराती है परिवार वालों से तो उसका मिलान होता है और पैर से पहचान होती है कि यह तरुण ही है। साथियों, जब पिता को पता चलता है कि नाजायज संबंध में एक लड़की के साथ उसके बेटे का संबंध था, इस वजह से घर वाले उसके अंजलि और उसके खुद के प्रेमी और सगे जीजा ने और उसका एक प्रेमी पवन ने मिलकर हत्या कर दी और उसके बेटे के कई टुकड़े कर दिए। उसका रो रो कर बुरा हाल था। घर वाले हैरान थे, परेशान थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनके बेटे के साथ क्या हो गया है। जो बेटा कहकर घर से निकला था कि शाम को एक खुशखबरी लेकर घर आएगा, उसे जॉब मिलने वाली है। साथियों, जब यह कहानी लोगों के सामने आती है तो लोग हैरान थे कि अवैध संबंधों में आजकल के युवा पढ़कर एक शादीशुदा महिला अपने पति के घर को, अपने जीजा के घर को और खुद प्रेमी के घर को, यानी कि एक साथ 4-4 घरों को मिनटों में तबाह कर देती है। तो साथियों, ये थी कहानी एक सच्ची घटना है। यह कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि ऐसी महिलाओं के साथ, ऐसे जीजा और ऐसे प्रेमियों के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, इनके साथ पुलिस को और कोर्ट को मिलकर क्या सज़ा देनी चाहिए। तो साथियों, ये थी पूरी कहानी। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिनका नाम है KM राय जी हैं BSF से, शमीर खान हैं, फैसल खान हैं, अजमेर के रहने वाले हैं, नरेंद्र चौरसिया हैं, सुनील चौधरी हैं, सोहन लाल सेठिया हैं ब्यावर राजस्थान से। तो साथियों, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन कहानियों को सुनकर, देखकर सबक ले सकें और ऐसी घटना दोबारा किसी के साथ ना हो। नमस्कार, जय हिंद।